एक महिला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन उसने जो नंबर लगाया हुआ था वो नंबर देर से लगता है, इसलिए नंबर शाम तक आता है। सास और बहू अपने इंतज़ार करने के लिए बहुत देर तक बैठी रहती हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं था। जब जब वो बहू जाया करती थी अपनी सास को लेकर, तब तब उसे इंतज़ार करना पड़ता था। काफ़ी देर हो जाया करती थी। अस्पताल के अंदर काम करने वाले कंपाउंडर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। जब अगली बार वो महिला आती है तो उसका नंबर वो खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देता है, इसलिए बार बार उसको इंतज़ार नहीं करना पड़े। और जैसे ही महिला का नंबर जल्दी आ जाता है तो वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिरकार ये होता कैसे है। तभी कंपाउंडर आता है और आने के बाद कहता है कि आपका जो नंबर है इस बार जल्दी लगा है, वो मेरी वजह से लगा है। मैंने देखा कि आपको और आपकी सास को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, यही सोचकर मैंने आपकी जो है मदद कर दी। अब ये पहली बार था, लेकिन जब जब वो महिला अपनी सास को लेकर आया करती थी तब तब वो कंपाउंडर उसका नंबर अब पहले ही लगवा दिया करता था और दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। अब इसी बीच में वो महिला एक ऑफ़र देती है। वो कहती है कि जो उसका पति है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन रात को देर से आता है। अगर तुम चाहो तो घर पर आ सकते हो, और मेरी सास बीमार रहती है, वो एक ही कमरे के अंदर रहती है और मैं दूसरे कमरे में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस दिया जाता है, जानकारी दी जाती है और समय दिया जाता है, तारीख दी जाती है। अब वो कंपाउंडर बताए हुए पते पर, बताए हुए जगह पर, बताए हुए समय के मुताबिक वो जाने के बाद उस महिला से मुलाकात करता है और मुलाकात के दौरान वो दोनों इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं जैसे पति और पत्नी नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ कुछ बाहर तक पहुंच रही थी। तभी सास ने आवाज़ सुनी कि घर के अंदर इस पत्नी के अलावा, यानी कि उसकी बेटे की बहू के अलावा शायद कोई और भी है। वो जाकर जब देखती है झाँक कर, तो वो महिला उस कंपाउंडर के साथ जब होती है तो सास को गुस्सा आ जाता है और यहीं से एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं। और उसके बाद मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में जज को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इस व्यक्ति को तब तक के लिए फांसी पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में आखिर कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। दरअसल गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है अहमदाबाद, और अहमदाबाद का ये थाना लगता है ओढ़व, जो कि अहमदाबाद से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। बात कर रहा हूँ 3 जून 2017 की रात, लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था। 33 या 34 साल का एक युवक जो कि दुबला पतला है, वो अचानक ही अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, मकान नंबर D147। उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है और थैली में कुछ सामान रखा हुआ था। वो पहले खड़ा होता है D147 के बाहर, कुछ इंतज़ार करते हुए उसकी बेल दबाता है। जैसे ही बेल दबती है, लेकिन पहले बेल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आती। उसके बाद फिर दोबारा से वो बेल दबाता है और जैसे ही बेल दबती है उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसने फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया और तीसरी बार फिर से बेल दबा देता है। जब तीसरी बार बेल दबता है तब उधर से आवाज़ आ रही थी कि रुको, मैं खाना बना रही हूँ, आज लगता है कि तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। बस इतना कहना था। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, वो बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला ने, जिसका नाम होता है कंचन मोदी, कंचन मोदी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। दरअसल वो खुलता है, सामने एक अनजान शख्स खड़ा हुआ था, उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है। उसको देखने के बाद वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो वो अंदर जाता है। इससे पहले कि वो महिला चीखती चिल्लाती कुछ करती, वो अपने थैले से कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी को लोहे की तरफ से पकड़ता है और उसके पास जो डंडा लगा हुआ था कुल्हाड़ी का, उस डंडे को पूरी तरह ताकत से उस महिला के सर में मार देता है। जैसे उस महिला के सर में लगता है, महिला बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उस लड़के ने तत्काल प्रभाव से दरवाजे को बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, पर्दे वगैरह गिरा देता है। और पर्दे गिराने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहली बार तो उसने लोहे की तरफ से पकड़ा था, लेकिन अब की बार उसने कुल्हाड़ी की तरफ से पकड़ता है और एक के बाद एक कई बार उस बूढ़ी महिला के सर पर कर देता है। और वो महिला खून से पूरी तरह से लथपथ हो जाती है। उसके जो सर था, उस सर के कई हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद उसने उस महिला की लाश को टांगों की तरफ से पकड़ता है, खींचते हुए रसोई की तरफ लेकर जाता है। रसोई में झांक कर देखता है तो कुछ सामान बन रहा था। उसने जो बर्तन था, उस बर्तन को देखा तो उसमें दाल उबल रही थी। उसने उस जलते हुए चूल्हे को बंद कर दिया और आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है और बैठते हुए कई तरह की गालियां देता है, अजीब तरह की बातें करने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर से उसे होश आता है। उसके बाद उसने फिर उस महिला को जब रसोई की तरफ लेकर जा रहा था, तब उसने अपने इस थैली के अंदर से एक चाकू निकालता है और उस महिला के गले पर रेतना शुरू कर देता है। तब तक रेतता है जब तक कि बिल्कुल वो अलग होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाता। अब
इसके बाद वो वहाँ से उठता है। उठने के बाद तार पर देखता है तो एक साड़ी सूख रही थी, साड़ी को उसे ले आता है। उसे लाने के बाद आराम से ज़मीन पर बैठता है। बैठने के बाद उस महिला को उसकी गठरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गठरी बन नहीं पा रही थी। तो आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद वो अपने फिर से जो एक थैला था कपड़े का, उस थैली में से वो गड़ासा निकालता है, और गड़ासा निकालने के बाद उस महिला के हाथ के टुकड़े करता है, पैर के टुकड़े करता है। जब शरीर के हिस्से छोटे हो जाते हैं तब उस महिला के हिस्सों को वो उस साड़ी के अंदर ऊपर रखता है, और ऊपर रखने के बाद उन्हें फिर एक साथ मिलाकर एक गठरी बना देता है। और जैसे ही महिला की गठरी बन जाती है, किचन के अंदर जो सीमेंटेड स्लेब होती है, उस स्लेब के नीचे उस गठरी को आराम से समेट कर रख देता है। लेकिन तब तक उस किचन के अंदर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून फैला हुआ था। दरवाजे पर जहाँ उस महिला के सर में डंडा मारा था, वहाँ पास में एक कई बार कुल्हाड़ी भी मारी थी। इसकी वजह से वहीं पर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। इसके बाद उसने उस ब्लड को साफ़ कर रहा था, किचन में जाता है, फिर किचन में साफ़ सफाई करता है। उसकी नज़र पड़ती है दीवार पर भी थोड़ा बहुत ब्लड फैला हुआ था। आखिरकार उस ब्लड को भी साफ़ सफाई उसकी कर देता है। अब उसे लगता है कि वो पूरी तरह से साफ़ सफाई करके हट चुका है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ओके हो चुका है। और इसी बीच में एक बार फिर से घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तो वो एकदम सकपका जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब रात के 10 बज चुके हैं, अब 10 बजे कौन आया है। तुरंत ही उसने अपने को संभालने की कोशिश की, हाथ वाथ अपने साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद दूसरी घंटी बजती है, तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी पर जाकर दरवाज़ा खोल देता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो कंचन मोदी का जो बेटा होता है, जिसका नाम विपुल मोदी होता है, आखिरकार विपुल मोदी को देखकर वो भी घबरा जाता है, और विपुल मोदी इसको देखकर घबरा जाता है। एक दूसरे से सवाल, खासकर विपुल मोदी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम कौन हो, क्या कर रहे थे अंदर। इसके घर के अंदर जब इस तरह की बातें आती हैं तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, इस तरह के बहाने करता है। और वो विपुल जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। जैसे ही माँ के बारे में पूछता है, वो कहता है कि तुम्हारी माँ तो रसोई के अंदर है, किचन के अंदर जाकर देख लो, जाकर मिल लो, उनसे बातचीत कर लो। जैसे ही वो किचन की तरफ जा रहा था, इसी बीच में उस लड़के ने दरवाजे को तुरंत ही लॉक किया। लॉक करने के बाद वो पीछे से दौड़ता हुआ उस किचन में जाता है। जब किचन में जा रहा था तो रास्ते में ब्लड फैला हुआ था, उसके पैरों से लग चुका था, और किचन के अंदर भी उस गठरी से काफ़ी ब्लड बह चुका था। अब ऐसी स्थिति में विपुल कुछ कर पाता, शोर मचाता, कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन इससे पहले ही उसके सर पे एक के बाद एक कई लगातार कुल्हाड़ियों से उसने वार कर दिया। और उसके बाद जो है उसकी चीखने का, उसको चिल्लाने का, उसको शोर मचाने का मौका तक नहीं मिलता है। विपुल यहाँ दम तोड़ देता है, लेकिन जो कातिल होता है, अभी उसका जो दिल था, दिमाग था, उसका जो शरीर था, वो ठंडा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से वो अपने सामान को लेकर लग जाता है, कभी चाकू से, तो कभी गड़ासे से, तो कभी कुल्हाड़ी से। अब विपुल के भी वो शरीर के लगभग कई हिस्से कर देता है। घर के अंदर ही उसे एक बोरी मिल जाती है, बोरी लाता है और विपुल को भी उस बोरी के अंदर आराम से पैक कर देता है। जैसे ही विपुल को पैक करता है, जहाँ उसकी माँ की गठरी बांध कर रखी थी उस स्लेब के नीचे, ठीक वहीं उस विपुल का भी शव रख देता है। और फिर से उसे अपनी रसोई को साफ़ सफाई करनी थी। साफ़ सफाई करने के बाद वो आराम से तसल्ली से जाता है, अपने जो सामान थे, औजार थे, उन औजारों से जिससे कत्ल किया था उनको वो साफ़ सफाई करता है, धोता है, एक एक चीज़ को बड़ी तसल्ली से, आराम से। उसके बाद जहाँ जहाँ भी ब्लड फैला हुआ था, दिख रहा था, वहाँ वहाँ वो सफाई करता है। और देखते देखते कब रात के 11 बज जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। रात 8 बजे से उसने ये काम शुरू किया था और 3 घंटे हो जाते हैं, यानी कि रात के 11 बज जाते हैं। तब थोड़ा थक चुका था, इसलिए वो अपनी कमर को आराम देने के लिए वहीं पास में एक पलंग पड़ा हुआ था, उस पलंग पर जाकर लेट जाता है। और जैसे ही पलंग पर लेटा तो उसकी आंखें लग जाती हैं, वो सो जाता है। अब सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एकदम से हड़बड़ाते हुए उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, यानी कि वो घटना शुरू होती है 3 जून 2017 की रात को। अब घटनाक्रम जो आगे समय बढ़ चुका था, वो 4 जून 2017 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपने आप को भी संभाला, उसने उस थैले को भी संभालता है, थैली के अंदर वापस सामान रखता है और यहाँ से सामान रख कर वो इस घर को बंद करता है और यहाँ से आराम से निकल जाता है, भाग जाता है। अब इसके बाद एक एक करके कई दिन बीत जाते हैं। 3 की ये घटना थी। अब 6 जून 2017 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जो इस घर के ठीक सामने, यानी कि D-147 के ठीक सामने एक होता है घर, उसमें अशोक भाई प्रजापति रहते हैं। अशोक भाई प्रजापति को अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से आ रही है, तब वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे। अशोक भाई प्रजापति उसके बाद आसपास के लोगों से पूछते हैं और देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि D-147 से ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस घर को लगातार वो आहट करने की कोशिश कर रहे थे, खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स जब नहीं आ रहा था, तब वो मकान मालिक को संपर्क करते हैं, दिवेश भाई जिनका नाम होता है।
दिवेश भाई को मौके पर बुलाते हैं और मौके पर बुलाने के बाद वो कहते हैं कि आपके घर से कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही है, जो किराएदार हैं आपके वो किराएदार दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं। उसके बाद दिवेश भाई मौके पर पहुंच जाते हैं और वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो इंस्पेक्टर NL देसाई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। तब तक दरवाज़ा खुला नहीं था। अब NL देसाई ने आसपास के लोगों की मौजूदगी में उस दरवाजे को जब खोलते हैं, अब दरवाजे के खोलने के बाद जब अंदर जा रहे थे तो जाते हुए पहुंच जाते हैं उस रसोई में, उस किचन के अंदर। उस स्लैब के नीचे जो 2 गठरियाँ, एक बोरी में बंधी हुई, एक दूसरी साड़ी में बंधी हुई थी। अब उसके अंदर देखते हैं कि लाश थी, लेकिन किसकी थी? क्योंकि 3 दिन में उन लाशों की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, उनमें कीड़े पड़ चुके थे। लोगों का 1 सेकंड भी रुकना वहाँ दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाद दिवेश से पूछा जाता है कि ये किसकी लाश है? वो कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये लाश किसकी है। उन लाशों को बाहर निकालने के बाद देखा जाता है, उनको फ़ोटो खींचे जाते हैं। तभी पुलिस एक FIR दर्ज करती है IPC की धारा 302, 201, गुजरात पुलिस एक्ट 135/1। इसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दिवेश से पूछा जाता है कि आखिरकार यहाँ कौन रहता है, उनके नाम पता क्या है, इनके बारे में कोई जानकारी जुटाइए, अब बताइए। तो बताते हैं कि उसके दूर के एक रिश्तेदार हैं जो चाचा लगते हैं, नाम उनका सुरेश भाई होता है। सुरेश भाई को एक बार उनके पास फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि उनका बेटा है विपुल, जो कि उसकी नौकरी अहमदाबाद में लग गई है, इसलिए उसे घर चाहिए। तब मैंने यानी कि दिवेश ने सुरेश भाई से कहने पर जाकर उसके जो है बेटे को घर दिया था। अब इस घर के अंदर उसने पूछा कितने लोग रहते हैं, तो बताया जाता है कि इस घर के अंदर कंचन मोदी यानी कि वो महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, विपुल भाई मोदी जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी सुजाता जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है, और एक बेटी वैष्णवी। ये 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन मौके पर 2 की लाशें मिल जाती हैं, 2 कहाँ हैं? अब ये भी एक सवाल था। आखिरकार जब इसके घर वालों से, बाकी लोगों से बातचीत की जाती है, तो इसके परिवार के लोगों तक ये सूचना दी जाती है कि आखिरकार ये सुजाता और वैष्णवी ये कहाँ हैं। तब पता चलता है कि सुजाता और उसके पिता विपुल के बीच में झगड़ा हो चुका था, वो अपने मायके चली गई है। अब पुलिस ने सुजाता से संपर्क साधने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र का एक ज़िला है सतारा, सतारा की ही एक जगह लगती है शिवनगर, वो वहाँ के रहने वाली होती है। पुलिस उसे वहाँ से बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है, शुरुआत होती है, वो इधर-उधर की बातें बताती है। लेकिन जब सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो उसने बताया कि कुछ साल पुरानी बात है, उसके पति की मौत हो जाती है और इस पति से उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है। तभी पता चलता है कि विपुल जो है उसकी भी शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। इसलिए दोनों का आपस में रिश्ता तय होता है और रिश्ता तय होने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि विपुल को नौकरी अहमदाबाद में लग चुकी थी, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। तो वो अपने पति, अपनी बेटी और अपनी सास के साथ यहीं पर आने के बाद ओढ़व में रहना शुरू कर देते हैं, D147 वाले मकान के अंदर, और आराम से रह रहे थे। सास बीमार होती है और सास को उसे ले जाना पड़ता था ओढ़व के एक श्री राम हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ जब लेकर जाती थी तो वहाँ एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है और नाम उसका होता है बलदेव सिंह चौहान। बलदेव सिंह चौहान से दोस्ती हो जाती है और बलदेव सिंह चौहान एक दिन उसके घर पर आ जाता है। सास ने उसको जब देख लिया और देखते ही वो उस वक्त वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब अपनी सास को धमका देती है कि ये बात अगर तुमने अपने बेटे से बताई तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी। जब माँ ने ये बात सुनी तो वो डर जाती है, ऐसा ना हो कि बेटे की पहले ही मुश्किल से शादी हुई है और ये भी अगर मर जाएगी तो उसका बेटा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। तब ये बात किसी को बताती नहीं है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, अब बलदेव सिंह चौहान की हिम्मत बढ़ने लगती है और उसकी जो बेटे की बहू थी सुजाता, उसकी भी हिम्मत बढ़ने लगती है। जब बलदेव सिंह का मन करता था तब वो घर आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। सास चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। आखिरकार ये सब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन विपुल काम से जल्दी आ जाता है और उसने अपनी आंखों से अपनी ही पत्नी को और उस व्यक्ति की जो कि कंपाउंडर होता है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यहाँ जो कंपाउंडर होता है बलदेव सिंह चौहान, वो तो मौका पाते ही यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता है, मारता है। और जब मारता पीटता है, मार पिटाई करता है, तो सुजाता अपने मायके चली जाती है नाराज़ होकर। जब नाराज़ होकर चली जाती है, अब पुलिस के लिए सुजाता के पास से कोई सस्पेक्ट वाली बात नहीं मिल पा रही थी कि जिसने कत्ल किया होगा। लेकिन एक नाम सामने आता है बलदेव सिंह चौहान। अब पुलिस ने ओढ़व के श्री राम हॉस्पिटल में जब जाकर दबिश दी तो पता चलता है कि वो अचानक से लापता हो गया है, भाग गया है। पुलिस ने आखिरकार उसकी तलाश करना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 1 आध दिन बीत जाते हैं। वो पुलिस उसे हिरासत में लेती है, तब उससे बातचीत करना शुरू किया जाता है कंपाउंडर बलदेव सिंह चौहान। आखिरकार पुलिस की पकड़ में आने के बाद जो कहानी सुनाता है
वो बताता है कि जब वो घर में अचानक से आ जाया करता था, तो ये आखिर इस सुजाता के साथ ऐसे अवैध संबंध वो बनाया करता था। लेकिन पति को जैसे ही पता चलता है तो उसने उसके साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद जब ये सुजाता चली जाती है तो उसे लगता है कि अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तभी वो गुस्से में आता है और 29 मई 2017 की शाम को जब वो घर पहुंचता है और जा करके उसकी सास से बातचीत करता है, यानी कि कंचन मोदी से बात करता है, और जाकर कहता है कि तुमने अपनी बहू को क्यों भेज दिया। तो वो इतना गुस्सा करने लगती है, उसे गाली देती है, कंपाउंडर को उस पर हाथ छोड़ देती है, और कंपाउंडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कंपाउंडर यहाँ से जाता है और रास्ते में जब जा रहा था तभी वो कुल्हाड़ी खरीद के और चाकू खरीदता है, गड़ासा खरीद लेता है, और गड़ासा खरीदने के बाद आराम से चला जाता है। और उसे मौका मिलता है 3 जून 2017 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास। वो घर आता है, पहले माँ का कत्ल करता है, फिर बेटे का कत्ल कर देता है। पुलिस के सामने वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। 24 अगस्त 2017 को इस मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। कई साल तक केस चलता रहता है। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने क्लाइंट के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पक्ष हार जाता है और एक पक्ष सारे सबूत इकट्ठा करके जज साहब के सामने रख देता है। 8 जुलाई 2024 को आखिरकार बलदेव सिंह चौहान को दोषी मान लिया जाता है, और उसके बाद फिर 10 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आता है और इसे दुर्लभतम केस माना जाता है। और जज साहब ये कह उठते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। इसने अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला को और उसके बेटे को, जो कि उसका ख्याल रखता था, उसको हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से मारा है। इसलिए इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसने तमाम तरह की दलीलें दी थी, लेकिन वो दलील उसके काम नहीं आती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।